जातीय जनगणना पर आरएसएस का बड़ा बयान। हिंदू धर्म में जाति संवेदनशील मामला है, चुनाव से ऊपर उठकर इस पर विचार होना चाहिए। आरएसएस की तरफ से बयान दिया गया। किसी की प्रगति के लिए जरूरी हो तो जाति जनगणना हो, चुनावी लाभ के लिए जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। बहुत संवेदनशील ये मामला है और चुनाव से ऊपर उठकर इस पर विचार होना चाहिए। ये बयान आरएसएस की तरफ से दिया गया। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने यह बयान दिया कि देखिए, जातीय जनगणना पर यह आरएसएस का बड़ा बयान है। हिंदू धर्म में जाति संवेदनशील मामला है, यह आरएसएस ने कहा कि को लेकर संघ भी चिंतित कहीं न कहीं है, उस पर कोई चर्चा या बातचीत? I think as RSS we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So, I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with the caution line for everyone. सर, दीपक रंजन पीटीआई वीडियो सर्विसेज से। आज जब पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक आज समाप्त होने जा रही है, दो मुद्दे। तो जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस की ओर से जो बड़ी बात कही गई है वो आपको हम बता रहे हैं और पूरा बयान भी आपने सुना सुनील अंबेकर का। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए नीरज पांडे और आशीष भी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले नीरज का रुख करते हुए, नीरज, जो बातें आरएसएस की ओर से कही गई हैं विस्तार से उसके बारे में बताइए और इन बातों के मायने ताजा परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाते हैं। नीरज, देखिए, इसने पहले भी संघ कभी भी जातियों में बांटकर समाज को नहीं देखता। संघ हमेशा ये कहता है कि समाज बनता है लोगों से और किसी एक जाति के बारे में अगर कोई बात है तो उसको बहुत ही गंभीरता के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि किसी एक जाति के बारे में बात करें और किसी दूसरे जाति में अनरेस्ट पैदा हो, ये समाज में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमेशा जातियों में जो आरक्षण जैसी जो व्यवस्था है, हमेशा आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है, और ये हमेशा कहती रही है संघ। आज भी संघ के जो सहकार्यवाह हैं सुनील अंबेकर, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक सवाल के जवाब में वो जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने तब भी ये कहा कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातियों का जातिगत जनगणना हो, चाहे आरक्षण हो या दूसरे मुद्दे हों, इनको बहुत गंभीरता के साथ टैकल करना चाहिए। और संघ कभी भी इस बात को नहीं आगे ले आता है कि किसी एक जाति किसी को भी इसका नुकसान उठाना पड़े या किसी को भी इसको पॉलिटिकल इसका फायदा है। इसके मायने इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसने कि ऐसे समय में जब राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हर मन से जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी ऐसी जो जातियां हैं जो अपने आप को अभी भी मानते हैं कि कहीं भी आरक्षण में उनको लाभ नहीं मिल रहा है या सामाजिक दृष्टिकोण में जो सरकारी सुविधाएं उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस समय इनका बयान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जातिगत जनगणना, ठीक है नीरज, ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। और आशीष से भी समझेंगे इसके मायने। चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर निशाना साधा गया, ये इशारा किसकी तरफ और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में इसके क्या मायने? आशीष।
जी देखिए, जाहिर तौर पे इशारा साफ तौर पे कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस बढ़ चढ़कर इस जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा रही है। अगर हम केरला में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग की बात करें तो केरला में भी पहली बार ये मीटिंग हो रही है और केरला में भी चुनाव होने हैं कुछ समय के बाद, और वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। वहाँ पर इस मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया तो जाहिर तौर पर आरएसएस ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी तरीके से इसके खिलाफ तो नहीं है, लेकिन इसके पॉलिटिकल इस्तेमाल जो है, इसका जो राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इसको, या इसको इससे राजनीतिक फ़ायदा जो उठाने की कुछ पार्टियां कोशिश की रही, उसके खिलाफ हैं। जैसे नीरज जी बता रहे हैं कि कैसे आरएसएस इस पूरे मुद्दे पर उनका एक रुख है, उनका एक स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर। तो जाहिर तौर पर उन्होंने साफ कहा है कि इसको अगर सरकार को लगता है कि किसी जाति के उत्थान में, उनके डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत है तो उनको करवाने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। समाज की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है ये, और चुनाव प्रचार के लिए कम से कम इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है, इस बात का जिक्र किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, और नीरज आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। खबर केरल से है, जहां कांग्रेस ने अपनी एक महिला नेता सिमी रोजबेल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बड़ी खबर है, ये एक्शन कांग्रेस पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद लिया गया है, जिनमें सिमी ने कांग्रेस में कास्टिंग काउच जैसी स्थिति होने की बात कही थी। उनके इन आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और सियासत शुरू हो गई। अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल एक रीजनल न्यूज चैनल से बात करते हुए सिमी रोजबेल ने कहा था कि महिलाओं का शोषण सभी क्षेत्रों में हो रहा है, यहां तक कि कार्यस्थलों और राजनीति में भी। पार्टी के कई साथी महिलाओं ने मेरे साथ अपने बुरे अनुभव साझा किए हैं। मैं केरल की महिला नेताओं को यह सलाह देती हूं कि वो नेताओं से मिलने अकेले न जाएं, अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएं। मेरे सबूत हैं जो उचित समय पर सामने भी आएंगे। केरल कांग्रेस में मौका पाने के लिए महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को शोषण का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी में भी कास्टिंग काउच जैसी स्थितियां हैं। गरिमा और गर्व के साथ जीने वाली महिलाएं इस पार्टी में काम नहीं कर सकती हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष लतिका सुभाष ने मुझसे अपना दर्द साझा किया, उन्हें भी निकाल दिया गया। वजह का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये करुणाकर की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल हैं, जिन्हें अपमानित किया गया और निकाल दिया गया। इस पार्टी में आत्मसम्मान वाली महिलाएं काम नहीं कर पाएंगी। मुझे भी पार्टी से निकाल दिया गया। मैंने जो एकमात्र गलती की वो ये थी कि मैं यहाँ महिलाओं की आवाज बन गई। मुझे अब सड़क पर चलने में डर लगता है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तमाम जो सवाल उठाए थे उसके बाद अब इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हमारे दो सहयोगी आशीष और साथ ही नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले आशीष का रुख करते हुए, आशीष, जो महिला सम्मान को लेकर और अपने साथ हुई अभद्रता को लेकर सिमी रोजबेल ने आरोप लगाए थे, उसके बाद ये एक्शन उन पर कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? जाहिर तौर पे इस पूरे इंटरव्यू के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने तुरंत जैसे ही ये इंटरव्यू वायरल हुआ, एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए सिमी रोजबेल जॉन ने ये आरोप लगाए थे कि पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच जैसी स्थिति है। उनसे पूछा जा रहा था मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के ऊपर, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ फिल्म की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि राजनीति में, खासतौर पर उनकी पार्टी में, कांग्रेस में भी इस तरीके की स्थिति है। और उसके बाद से ही कांग्रेस ने आनन फानन में, केरला कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। 6 साल के लिए उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके अलावा उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि सिमी जॉन ने, जो पार्टी से काफ़ी लंबे समय तक जुड़ी रही, एक सीनियर पॉलिटिशियन रही हैं, पार्टी के महिला नेता रही हैं, अगर उन्होंने कुछ सवाल किए थे और पार्टी को लगता है कि उनसे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी तो उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन उनको आनन फानन में उनको निकालना और उसके बाद फिर से सिमी जॉन का बाहर आकर कहना है कि अब उनको अकेले बाहर निकलते डर लगता है, और उन्होंने कई अन्य महिला नेताओं का भी जिक्र किया अपने बयान में। तो जाहिर तौर पर केरला कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी, ये कहें कि एक उनको मुश्किल में और मुसीबत में डालने वाला ये पूरा इंटरव्यू है और ये बयान ऐसे समय में जब महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में चिंतन और मनन चल रहा है, वैसे में एक महिला नेता का बयान और उसको सस्पेंड कर देना, उसको पार्टी से निष्कासित कर देना, ये इसको लेकर जाहिर तौर पे सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष खासतौर पे बीजेपी इस पर हमलावर है।
ठीक है। आशीष और नीरज भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। नीरज, ये तो तमाम आरोप सिमी की तरफ से लगाए गए हैं, ये बहुत गंभीर आरोप हैं। बीजेपी भी इस पर निशाना साध रही है, क्या कह रही है बीजेपी ये भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इसको लेकर अभी तक कुछ कहा गया है, क्योंकि सिमी ये कह रहे हैं कि उनके पास तो आधार है, सबूत है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो अभी कोई हाईकमांड की तरफ से तो कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है बातचीत की, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है कि कांग्रेस को किसी भी तरह से घेरा जाए, क्योंकि चरित्र के रूप में अगर आप देखें सिमी रोजबेल जॉन का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और आज राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की और कांग्रेस के सवाल उठा दिया कि कांग्रेस का यही चाल चरित्र है। उन्होंने प्रियंका गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान दिया था, उसका भी जिक्र किया कि आज कहा गया कि केरल में कांग्रेस की एक महिला नेत्री सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी कास्टिंग काउच और दूसरी इस तरह घटनाएं फिल्म इंडस्ट्री में, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हुई, वैसा यहाँ पर भी हो रहा है। ये फर्क अलग है कि 2017 में सरकार ने एक कमेटी, हेमा कमेटी बनाई और हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई। पूरे ही मामले को लेकर नीरज और आशीष मामला बढ़ता हुआ और गर्माता हुआ, सियासी घमासान आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, और साथ ही आशीष आपका भी जानकारियों के लिए। देश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण गिराने के लिए दिशा निर्देश तय करना बहुत जरूरी। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जम्मू में सुंजवान आर्मी कैंप पर फायरिंग, संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग की, एक जवान जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी का एक्शन, तकरीबन 5 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार किया। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप विधायक अमानतुल्लाह पर कसा शिकंजा, एबीपी के कैमरे पर अमानतुल्लाह ने खुद को बताया बेकसूर। ईडी की कार्रवाई पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, बोले मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी लगातार जारी है। अमानतुल्लाह के खिलाफ सबूत नहीं मिला, जबरन कार्रवाई कर रही है ईडी की टीम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्टाचारियों की जमात, बोले जब कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाने लगते। अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की रेड पर बोले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा जांच एजेंसी को अभी तक नहीं मिला कोई सबूत, केंद्र सरकार करा रही है सियासी रेड। आम आदमी पार्टी विधायक जर्नैल सिंह बोले एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी ऐसा तब तक करेगी जब तक आम आदमी पार्टी खत्म न हो जाए। केरल के पालक्कड़ में संघ की बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने वक्फ वाले मामले को बताया बहुत ही टेक्निकल, बोले जो होगा तथ्यों के आधार पर ही होगा। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 23 महीने से ज्यादा की कस्टडी बनी जमानत का आधार। कन्नौज रेप केस में बढ़ी समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह की मुश्किलें, नवाब का डीएनए मैच हो गया कि एसपी अमित कुमार आनंद ने इसके बारे में सारी जानकारी साझा की। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर बड़ी संख्या में जुटे शिक्षक अभ्यर्थी, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में नियुक्ति की मांग, प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच में झड़प, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। भड़काऊ भाषण मामले में बढ़ी बीजेपी नेता नीतीश राणे की मुश्किलें, राणे के खिलाफ श्रीरामपुर और तोप थाना पुलिस ने दर्ज किए केस, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का आज से आगाज, शाम 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के विस्तार कार्यालय में ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी ने जारी किया नंबर, देश का कोई भी नागरिक उस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर ले सकता है बीजेपी की सदस्यता। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर, कल हरियाणा में होगी सीसी की बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने थामा बीजेपी का दामन, सुनील सांगवान और संजय कबलाना ने भी ज्वाइन की बीजेपी। हरियाणा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली सूची, देर रात तक बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल, सीएम नायब सिंह की मौजूदगी में रामकुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा दामन, अंबाला के मेयर भी बीजेपी में शामिल।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा दाव, बोले विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 85 सीट पर बीजेपी की जीत होगी, लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। 85 सीटें जीतने वाले नायब सिंह के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। दीपक बाबरिया ने कहा, बीजेपी की कई सीट पर जमानत होगी जब्त, हरियाणा में कांग्रेस बनाएगी इस बार सरकार। हरियाणा कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर बढ़ी कलह, इशारों ही इशारों में बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला, अगर मैं सीएम होता तो कैथल को 100-200 करोड़ यूं ही दे देता। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता राव नरवीर सिंह के बागी तेवर, कहा बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव, 2019 में टिकट नहीं मिला। हरियाणा में आईएनएलडी 53 और बीएसपी 37 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने इसके बारे में जानकारी साझा की। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता सैयद गिलानी पीडीपी में शामिल, अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने भी थामा पीडीपी का दामन, महबूबा मुफ्ती ने दिलाई सदस्यता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डीटीसी यात्रा का वीडियो जारी किया है, कहा निजीकरण के डर के साए में जी रहे हैं डीटीसी कर्मचारी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में कांग्रेस ने मांगा सेबी प्रमुख माधवी बुच का इस्तीफा। कांग्रेस का आरोप, सेबी चीफ रहते भी आईसीआईसीआई बैंक से माधवी बुच ने ली थी 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की सैलरी। तेजस्वी की यात्रा का आरजेडी ने ऐलान किया है, 10 सितंबर से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी। बिहार में जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड, 40 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा किया, कहा हमारी लड़ाई एनडीए के साथ। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, 2 दिन पहले गिरफ्तार गुर्गे शमशाद ने खोले शाइस्ता के राज, दिल्ली में अतीक के गुर्गों से मिली थी शाइस्ता परवीन। गाजियाबाद के साहिबाबाद सब्जी मंडी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। अलीगढ़ के नगला गांव में वाल्मीकि समाज के लोगों ने मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगाए हैं। लोगों का आरोप है वोट नहीं देने के चलते ग्राम प्रधान परेशान करता है, प्रधान ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से रेल सेवाओं पर असर, महबूबाबाद और केस मुद्रम के बीच रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा, कई ट्रेन कैंसिल। यूपी के लखीमपुर में शारदा नदी में कटान जारी है, देखते ही देखते नदी में समा गया एक घर, दहशत में यहां के लोग। महाराष्ट्र से यवतमाल में युवक की बड़ी लापरवाही, तेज बहाव में पुल पार करना भारी पड़ा, नदी में बहा युवक। महाराष्ट्र के बीड में भारी बरसात से बढ़ी लोगों की परेशानी, परली बीड मार्ग पर पापनाशी नदी पर बना पुल बहा, कई गांवों का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के बीड में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर करपारा नदी, पानी की तेज धार में बहता दिखा शव, पुलिस को सूचना मिलते ही शव को बाहर निकाला, शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के बीड में भारी बरसात के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ जैसे हालात बने हैं, सहमे हुए हैं लोग। तेलंगाना के खम्बम में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश, उफान पर नदियां, कई जगहों पर सड़क में दरार आई, लोगों को हुई परेशानी। हैदराबाद में बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी है, खाद्य सामग्री लेकर हेलीकॉप्टर के साथ टीमें पहुंची। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर, पीएम मोदी और अमित शाह ने आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की, केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, सैलाब में फंसे लोगों को मदद करने का भरोसा दिया गया, बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में उफान पर कुंदा नदी, जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे कई मंदिर, पुराना पुल पानी में डूबने की कगार पर, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। उज्जैन में उफान पर है शिप्रा नदी, श्रद्धालुओं को घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है, घाटों पर पुलिस बल तैनात। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। यूपी के बागपत में मालखाने में धमाका हुआ, धमाके के बाद गिरी मालखाने की छत और दीवार, मालखाने में रखे जब्त पटाखों से यह धमाका हुआ। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक के मामले में पुलिस ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका को किया गिरफ्तार, रामूराम राइका के बेटा बेटी सहित 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वन विभाग के पिंजरे में फंसा तेंदुआ, कई दिनों से इलाके में तेंदुए की दहशत थी, लोगों ने ली राहत की सांस।
बहराइच में आज भेड़िए ने फिर से अटैक किया। 2.5 साल की बच्ची की जान ली। हमले में 60 साल की महिला भी घायल हुई है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर चुका है भेड़िया। बहराइच के कई गांवों में भेड़ियों के आतंक से दहशत में है बच्चे। स्कूल जाते समय घबरा रहे कई छात्र। कई गांवों में अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं अभिभावक। बहराइच में अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। ड्रोन की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।